Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 5 पढ़ेंगे which is about discovery of nucleus. न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली 1911 में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल का बेसिक सोर्स क्या था कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव मेटल ली, रेडियम भी हो सकती है, पोलोनियम भी, तो उस रेडियो एक्टिव मेटल से जब रेडिएशंस निकली अल्फा रेज, तो वो जो अल्फा रेज थी वो उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाई। गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी 0.04 सेंटीमीटर थी। अब ये हमारे पास कंटेनर है लेड का जिसमें से रेडियम मौजूद है और जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एमिट हो रहे हैं और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो इसके आगे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रख दी, बेसिकली फोटोग्राफिक स्क्रीन रख दी ताकि पता चल सके कि ये पार्टिकल्स जाके कहाँ पर हिट होते हैं, कितने डिस्टेंस पर हिट होते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल कुछ पॉइंट से तो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स पे रेगुलर इंटरवल के बाद ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो डिफ्लेक्शन है उसको स्टडी किया गया और देखा गया कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कई कुछ पॉइंट से ये बाउंस हो रहे हैं। तो इसकी बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स जो है वो दिए। वो कंक्लूजन बेसिकली क्या थे कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम के सेंटर में एक डेंस पोर्शन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने सराउंड किया होता है और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। किसी भी एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर स्टेशनरी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो मूव करते करते वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे और अल्टीमेटली उसमें फॉल भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सराउंड करते हैं। अब इस रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई जिसमें ये बताया गया कि एटम के सेंटर में एक डेंस पोर्शन है। अब इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, डिफेक्ट्स थे। अब डिफेक्ट्स क्या थे? रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट ये था कि अगर ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना, ये प्लैनेट लाइक मॉडल है। अब प्लैनेट लाइक मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करेंगे और मूव करते करते ये न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे और जब ये न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे तो फिर ये एकदम से जो है वो एनर्जी रिलीज करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं तो एटम का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बेस करता था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे एंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो कि इजीली न्यूट्रल बॉडीज पे अप्लाई होता था। चार्ज बॉडीज पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी और बॉडी पे ये एप्लीकेबल नहीं था। फिर इलेक्ट्रॉन
रेडिएट करते हैं एनर्जी, और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन लेटेस्ट स्टडी से पता चला कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है ये लाइन स्पेक्ट्रम है। रदरफोर्ड के बाद हमारे पास एक और थ्योरी आई जिसको हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। बेसिकली प्लांक्स थ्योरी प्लांक्स ने प्रेजेंट की थी। मैक्स प्लांक्स एक जर्मन फिजिस्ट था। 1900 में इसने एटम के अंदर रेडिएशंस को स्टडी किया, और स्टडी करके इसने ये थ्योरी प्रेजेंट की। अब इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे। इस थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि एटम emit or absorb energy at interval in the form of energy packet और wave packets। एटम जो है वो या तो एनर्जी इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं कंटिन्यूसली, और एनर्जी की जो इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, या एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इन एनर्जी की जो ट्रेवलिंग है और एनर्जी के जो पैकेट्स हैं इनको हम फोटोन बोलते हैं और या क्वांटा बोलते हैं। एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट मैनर में, डिसकंटिन्यूस मैनर में जो है वो ट्रेवल करेगी। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव करेगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। अब क्वांटा या फोटोन की क्या नेचर है, उन्होंने बताया है कि फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट which help the electron to jump from one energy level to another energy level। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाने के लिए जो है वो उसे रिक्वायर्ड होती है। अब फोटोन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? फोटोन बेसिकली एनर्जी का एक पैकेट है, इसका मैस नहीं होता, चार्ज नहीं होता, ये मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, और एनर्जी किसी भी फोटोन की क्वांटाइज्ड होती है यानी कि फिक्स होती है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि क्वांटाइज्ड मीन डिस्ट्रीब्यूटेड और इन बिटवीन, यानी कि एक लैडर लाइक इनकी जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब फोटोन जो है वो एनर्जी या तो एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे एज अ होल नंबर, मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि एज अ होल नंबर जो है वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी। अब एनर्जी जो है किसी भी फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि किसी भी फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द एरिया पर सेकेंड। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड या 4.13 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। तो E इज इक्वल टू एच वी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो अगर हम इस लास्ट इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक नई वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू 8c बाय लैम्डा। नाउ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ हम बोलेंगे बेसिकली वेवलेंथ क्या चीज है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, तो उसे हम बोलेंगे कि ये वेवलेंथ है। और लेंथ है क्योंकि, तो इसलिए हम इसको नैनोमीटर, पिकोमीटर या मिलीमीटर में जो है वो मेजर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी भी फोटोन की पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है वेव नंबर। वेव नंबर v बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन b में 1 बाय लैम्डा की जगह v बार वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी e इज इक्वल टू 8c v बार। बेसिकली v बार क्या चीज है? वेव नंबर
तो वेव नंबर जो है वो हाँ, इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर या पर मीटर वगैरह हम इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये तीन हमारे पास टर्म्स थी जो कि हम एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच वी और इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अब यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, V फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ। थैंक यू वेरी मच।